Administration of medication. This video is for BSc first year. Introduction. A medication is a substance administered for the diagnosis, cure, treatment or relief of a symptom or for prevention of disease. तो मेडिकेशन क्या होता है? मेडिकेशन एक सब्सटेंस है जो हम डायग्नोसिस के लिए, क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या रिलीफ ऑफ अ सिम्टम और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए देते हैं. अब इसमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई है. डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट. डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी डिजीज़ कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब कि डायग्नोस करना, मतलब ये पता करना कि किस वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं. दैट इज़ डायग्नोसिस. क्योर का मतलब होता है कोई भी सिम्टम्स जो हो रहे हैं उन्हें क्योर करना, उन्हें ठीक करना. ट्रीटमेंट पूरी तरीके से सही कर देना पेशेंट को. और रिलीफ ऑफ सिम्टम्स या फिर सिम्टम्स जो थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं उनसे रिलीफ करना. बीमारी पूरी तरीके से क्योर नहीं करना बल्कि रिलीफ ऑफ सिम्टम्स. कुछ मेडिकेशन सिम्टम्स को ही रिलीफ करती है, पूरी बीमारी को क्योर नहीं कर पाती. जैसे कि पेन किलर्स हो गया. पेन ऐसा सिम्टम है जो ज़्यादातर बीमारियों में होता ही है और वो सिम्टम को क्योर करते हैं पेन किलर्स. और प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़. प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़ कुछ मेडिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं, डिज़ीज़ प्रिवेंट करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, कि अगर हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो सकता है तो सर्जरी से पहले ही हम उसको एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट कर देते हैं ताकि सर्जरी के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो. फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो फार्माकोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. द रिटन डायरेक्शन ऑफ अ प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज़ कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन. तो प्रिस्क्रिप्शन तो आपको पता ही होगा कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि प्रिपेयर कैसे करना है और कितना देना है ड्रग को. दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन. और उसके साथ साथ उसे एडमिनिस्टर कैसे करना. एडमिनिस्टर करने के भी कई तरीके होते हैं, तो एडमिनिस्टर कैसे करना वो भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है. ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर दिस पर्पस. तो अभी मैंने आपको समझाया कि ड्रग्स मेडिकेशन के डेफिनेशन में उसी का ही सिमिलर है ये पर्पस ऑफ मेडिकेशन, कि ड्रग्स हम किस किस पर्पस के लिए देते हैं पेशेंट को. मेडिकेशन हम किस पर्पस के लिए देते हैं पेशेंट को. एक तो डायग्नोस्टिक पर्पस, टू आइडेंटिफाई एनी डिजीज़, ये देखना कि ये कौन सी डिज़ीज़ है उसके लिए भी हम मेडिकेशन देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जब पेशेंट को हम सीटी स्कैन के लिए भेजते हैं या एमआरआई के लिए भेजते हैं तो एक सीटी स्कैन होता है कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन और एमआरआई भी कॉन्ट्रास्ट विद कॉन्ट्रास्ट होता है. तो कॉन्ट्रास्ट उसमें क्या है? कॉन्ट्रास्ट उसमें एक मेडिकेशन है. वो मेडिकेशन पेशेंट की वेन्स में हम इंजेक्ट करते हैं और उसकी वजह से अंदर की चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज हो पाती है. तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है वो मेडिकेशन है. और वो मेडिकेशन किस चीज़ में हेल्प कर रहा है ये देखने के लिए कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में, जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो किस डिज़ीज़ की वजह से है. प्रोफाइलैक्सिस. तो प्रोफाइलैक्सिस मैंने आपको बताया कि प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स हम देते हैं ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके. सर्जरी से पहले ही हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं ताकि सर्जरी के बाद पेशेंट को कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो. टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अ डिजीज़. एग्जाम्पल हेपारिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस. और आईसीयू पेशेंट्स में, ज़्यादातर आईसीयू पेशेंट्स में दो मेडिकेशन कॉमन होती है, एक तो पेंटाप्रोजोल और दूसरा हेपारिन. हेपारिन हम पेशेंट को इसलिए देते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट करने के लिए. डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो वेन्स होती हैं पैरों की, उसमें अगर मूवमेंट ना हो, पेशेंट बहुत दिनों तक बेड पे लेटा रहे और उसमें अगर मूवमेंट ना हो तो वेन्स में जो है
क्लॉट जमा हो जाता है, और क्लॉट जमा होने की वजह से जो पैर होते हैं, पैरों में स्वेलिंग होने लगती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को, तो उसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, क्लॉट जमा ना हो, हम पेशेंट को हेपारिन देते हैं, क्योंकि हेपारिन इज़ एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है कि वो क्लॉट को जमा नहीं होने देता। थेरेपेटिक पर्पस का मतलब है टू क्योर द डिजीज़। किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम मेडिकेशंस देते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स इंक्लूड 3 चेक्स एंड 10 राइट्स। आपके पोर्शन में वैसे तो 5 राइट्स है, लेकिन राइट्स अभी बढ़ चुके हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 10 राइट्स जान लें कि 10 राइट्स कौन कौन से हैं। 3 चेक्स क्या है? चेक व्हेन ऑब्टेनिंग द कंटेनर ऑफ मेडिसिन्स। तो ये चेक करना कि आप जब मेडिसिन का कंटेनर निकालते हो उस वक्त चेक करना कि आप सही मेडिसिन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, सही कंटेनर आपने उठाया है कि नहीं उठाया है, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह ये सब चेक करना। चेक व्हेन रिमूविंग द मेडिसिन फ्रॉम द कंटेनर। और जब आप मेडिसिन को रिमूव करते हो कंटेनर में से निकालते हो मेडिसिन को, तब भी चेक करना कि सही मेडिसिन निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, वही सेम कंटेनर से निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। फिर तीसरा है चेक व्हेन रिप्लेसिंग द कंटेनर। जब आप कंटेनर को वापस से रखने जा रहे हो शेल्फ में, तब फिर से चेक करना कि वो सही मेडिकेशन आपने निकाली है कि नहीं निकाली है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में मेडिकेशन एरर्स होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन्स जो है सेम दिखती है, सेम उनके नाम होते हैं, और नाम सेम नहीं होते, पर उनका जेनेरिक नेम कभी कभी ऐसा होता है, जो उनका ट्रेड नेम है कभी कभी ऐसा होता है कि सेम होते हैं। ड्रग्स के 2 नाम होते हैं, एक तो जेनेरिक नेम होता है, एक ट्रेड नेम होता है। जेनेरिक नेम मतलब उनके सॉल्ट का नाम, उनके केमिकल का नाम, दैट इज़ जेनेरिक नेम। और ट्रेड नेम जो कंपनी का नाम होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेम दिखने वाली ड्रग्स होती हैं या फिर सेम नाम वाली ड्रग्स होती हैं। कुछ ड्रग्स जो येलो कलर के कैप्सूल्स आते हैं, वो एक 2 ड्रग्स के सेम हो सकते हैं। कोई भी 2 ड्रग्स के सेम हो सकते हैं, येलो कलर के टैबलेट्स या येलो कलर के कैप्सूल। काफ़ी ड्रग्स जो है वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की टैबलेट्स होती है, तो ये सेम हो सकते हैं। तो उसमें भी आपको ये चेक करना है कि आपने सही मेडिकेशन ली है कि नहीं ली है। Then right of medication administration. Medication errors can be detrimental to patient. Medication errors जो हैं पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। उसमें पेशेंट की मौत भी हो सकती है, पेशेंट को कोई और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं मेडिकेशन के, और पेशेंट की हालत जो है डाउन भी हो सकती है। टू प्रिवेंट these errors, these guidelines are the rights used in administration, in drug administration. तो इन एरर्स को ख़त्म करने के लिए हम कुछ राइट्स हैं, उन राइट्स को हम अपनाते हैं। इसके अलावा हम चेक्स को भी अपनाते हैं, चेक करते हैं, 3 बार चेक करते हैं हम मेडिकेशन को। राइट पेशेंट में करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट कैन नॉट बी ओवर एम्फोसाइज। ऐसा कई बार होता है कि जब हम हॉस्पिटल्स में होते हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो नहीं होता, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे सिस्टर्स दे देती है कि ये लो दवाई और जाके उस पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दो। वो हाथ से दिखा देती है वो पेशेंट, और समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को कि कौन सा पेशेंट, और गलत पेशेंट पे वो एडमिनिस्टर कर देते। तो हमेशा ये ज़रूरी है कि अगर हम किसी से मेडिकेशन ले रहे हैं पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो हम पहले उसका नाम पूछें कि नाम क्या है। नाम से ही हम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करें, और अगर कोई डाउट है तो मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर ना करें। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट कैन नॉट बी ओवर एम्फोसाइज्ड। दिस कैन बी डन बाय आस्किंग द क्लाइंट टू मेंशन हिज हर फुल नेम। तो हम पेशेंट से बोल सकते हैं कि आप अपना पूरा नाम बताइए क्या है, विच शुड बी
compared with that on the identification bracelet or the patient's folder and medication treatment chart for confirmation। और उसके बाद उसका नाम पूछने के बाद उसके आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट पे उसका नाम देखें और उसके जो पेपर्स होते हैं हॉस्पिटल के पेपर्स, मेडिकेशन चार्ट वगैरह, उसके ऊपर उसका नाम देखें कंफर्म करने के लिए। Write medication. Before administering any medicine, compare name on medication chart, medication order with that on the medication at least 3 times, checking medication label when removing it from the storage unit. Compare medication label with that on treatment chart and medication label and name on the treatment chart with patient's name tag। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जल्दी में, क्योंकि स्टाफ की कमी होती है बहुत सारे वार्ड्स में और पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो जल्दी में हमेशा ऐसा होता है कि मेडिकेशन एरर्स हो जाते हैं। तो मेडिकेशन एरर्स को ख़त्म करने के लिए हमें 3 बार, जब हम दवाई को निकाल रहे हैं स्टोरेज यूनिट से, तो 3 बार उन्हें चेक करना है। एक तो जब हम कंटेनर को निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद जब कंटेनर में से दवाई निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद कंटेनर को जब वापस रख रहे हैं। दूसरा, हमें कंपेयर करना है कि जो हमने दवाई ली है वो मेडिकेशन चार्ट से सिमिलर है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमें जो मेडिकेशन लेबल होता है, मेडिकेशन लेबल जो दवाइयों पे जो नाम होता है वो भी हमें चेक करना होता है ट्रीटमेंट चार्ट से। एंड मेडिकेशन लेबल एंड नेम ऑन द ट्रीटमेंट चार्ट विथ पर्सनस नेम टैग। और उसके साथ साथ हमें पर्सन का नेम टैग भी देखना है कि यही पेशेंट है कि नहीं है। सो दीज आर द राइट टू मेडिकेशन। राइट टाइम। अब ये भी ज़रूरी होता है कि दवाइयों को राइट टाइम ही एडमिनिस्टर करें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमें एकदम एक्यूरेट टाइमिंग्स पर ही एडमिनिस्टर करनी होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई और कुछ दवाइयाँ जैसे कि इंसुलिन वगैरह हो गया। तो अगर हम इंसुलिन सही टाइम पर एडमिनिस्टर नहीं करेंगे तो पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो सकता है, उससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ड्यूरिंग टाइमिंग इज़ वेरी एसेंशियल, स्पेशली with some drugs like antibiotics, anti-malarial drugs etc. to achieve cure and prevent resistance। एंटीबायोटिक्स को भी टाइम पर हमें एडमिनिस्टर करना है। अगर हम टाइम पर नहीं देंगे एंटीबायोटिक्स को तो पेशेंट विल बिकम रेसिस्टेंट टू दोज एंटीबायोटिक्स। रेसिस्टेंट का मतलब है कि बैक्टीरियाज पावरफुल हो जाएंगे और उनके ऊपर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर हमें हायर लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ेगा, हायर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ेगा। सम ड्रग्स मस्ट बी गिवन ऑन एम्प्टी स्टमक। और कुछ ड्रग्स होती है कि जो हमें एम्प्टी स्टमक में ही देनी होती है और कुछ ड्रग्स हमें खाने के बाद ही देनी होती है। जैसे पैंटाप्रोजोल मेडिकेशन है जो हम गैस के लिए देते हैं। तो गैस के लिए हम बोलते हैं पेशेंट को कि आप पैंटाप्रोजोल को खाने से पहले लें। और इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं एंटी एमेटिक मेडिकेशंस। एंटी एमेटिक का मतलब होता है कि जो उल्टी को रोकती है। तो एंटी एमेटिक मेडिकेशंस को हम क्या करते हैं कि खाने से पहले देते हैं, ताकि अगर खाना खाए पेशेंट तो उसको खाने के बाद उल्टी ना हो। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस है जो हम एम्प्टी स्टमक नहीं दे सकते, खाने के बाद ही देते हैं, जैसे कि एनसेड्स मतलब ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि डिक्लोफिनैक हो गया, पैरासीटामोल हो गया। इन सब चीज़ों को हम डिक्लोफिनैक बहुत कॉमन पेन किलर है। इन सब चीज़ों को, इन सारी मेडिकेशंस को हम खाने के बाद ही देते हैं, क्योंकि अगर हम खाने से पहले देंगे तो बहुत ज़्यादा जलन होगी और गैस एसिडिटी बनेगी। तो इसीलिए हम इनको खाने के बाद ही देते हैं। फिर राइट डोज, ये भी ज़रूरी है कि हम पेशेंट को सही डोज दें। जो लिखा हुआ है डॉक्टर ने उतना ही डोज दें। अगर डॉक्टर ने लिखा है कि आपको पेशेंट को 650 mg देना है और आपकी
जो टैबलेट्स है वो 250 mg की है, सॉरी नहीं, अगर लिखा है कि 500 mg देना है और आपकी जो टैबलेट्स है वो 250 mg की है, तो अब मतलब आपको 2 टैबलेट्स को देना है पेशेंट को, 2 टैबलेट्स देने हैं पेशेंट को, तो राइट डोज देना भी ज़रूरी होता है। तो जब आप मेडिकेशन दे रहे हो तो मेडिकेशन चार्ट में ये ज़रूरी होता है कि आप ये देखें कि कितना डोज लिखा है। फिर उसके बाद आता है राइट रूट, और इसके साथ साथ ये भी लिखा होता है मेडिकेशन चार्ट में कि रूट क्या होना चाहिए। रूट जैसे कि ओरल रूट हो गया, ओरल रूट मतलब हम पेशेंट को मुंह से दवाई दे सकते हैं, या आईवी हो गया या आईएम हो गया। बहुत सारे इंजेक्शंस आईएम नहीं देते और बहुत सारे इंजेक्शंस आईवी नहीं देते। कुछ इंजेक्शंस हम आईएम ही देते हैं और कुछ इंजेक्शंस हम आईवी ही देते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्लोफेनाक पेन किलर है, पेन किलर को हम आईवी नहीं देते, आईएम देते हैं, उसे हम इंट्रामस्कुलर ही देते हैं डिक्लोफेनाक को। लेकिन अगर एक्वस डिक्लोफेनाक है, एक्वस सोल्यूशन है, तो हम आईवी दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का ड्रग है। राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग क्लाइंट एजुकेशन, अब हर एक क्लाइंट को, हर एक पेशेंट को ये एक राइट होता है कि वो जाने कि वो कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है। ये सारी चीज़ें जानना उसका एक राइट होता है। राइट टू रेफ्यूज़ मेडिकेशन, ये भी एक पेशेंट का राइट है कि वो रेफ्यूज़ करे कोई भी मेडिकेशन लेने से। अगर वो नहीं चाहता है कि उसको ये मेडिकेशन ली जाए तो वो उसका राइट है, हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। राइट असेसमेंट, सब मेडिकेशन रिक्वायर स्पेसिफिक असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। अब कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जिसमें हम असेस करते हैं, देने से पहले हम पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करते हैं या पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेस करते हैं। फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन एक ड्रग है जो हम कार्डियक पेशेंट्स को देते हैं। हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम डिजॉक्सिन देते हैं, लेकिन डिजॉक्सिन देने से पहले हमें वाइटल साइंस चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि डिजॉक्सिन में क्या होता है कि पल्स जो है कम हो जाता है, और अगर पल्स कम है पेशेंट का और हमने डिजॉक्सिन दे दी तो और कम हो जाएगा और पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। तो इसीलिए डिजॉक्सिन देते वक्त हमें वाइटल साइंस चेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद है राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन, अब हमने मेडिकेशन दे दी, मेडिकेशन देने के बाद उसको डॉक्यूमेंट करना भी ज़रूरी है कि हमने इस टाइम पर ये वाली मेडिकेशन दे दी है, ताकि जो नेक्स्ट स्टाफ आए उसको पता चले कि जो पिछला स्टाफ था उसने यह मेडिकेशन दे दी थी। राइट इवैल्यूएशन, कंडक्ट असेसमेंट टू असर्टेन ड्रग एक्शन बोथ डिज़ायर्ड एंड साइड इफ़ेक्ट। उसके बाद हमें ड्रग देने के बाद भी इवैल्यूएट करना ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो हमने ड्रग दी उसका सही इफ़ेक्ट है कि नहीं है, या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद। सो दीज वर द 10 राइट्स: right evaluation, right documentation, right assessment, right to refuse medication, right to information, right route, right dose, right time, right medication and right patient. मेडिकेशन ऑर्डर, तो जो मेडिकेशन ऑर्डर होता है या जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। 7 एसेंशियल पार्ट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स सेफली। तो 7 चीज़ें ज़रूरी होती हैं मेडिकेशन ऑर्डर पे। सबसे पहले है पेशेंट्स फुल नेम, पेशेंट का पूरा नाम होना चाहिए मेडिकेशन ऑर्डर पे। जिस पे डॉक्टर मेडिकेशन ऑर्डर लिख रहा है उस पे पेशेंट का नाम होना चाहिए, डेट एंड टाइम होना चाहिए, कब डॉक्टर मेडिकेशन को वो कर रहा है, लिख रहा है, जिस डेट पे वो लिख रहा है वो डेट होनी चाहिए कि किस डेट पे मेडिकेशन स्टार्ट हुई है, मतलब वो किस डेट पे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है और किस टाइम पर प्रिस्क्राइब करी है, वो भी होना चाहिए। उसके बाद ड्रग नेम में जो मेडिकेशन है उनके नाम, फिर डोजेजेस, कितना उसको एडमिनिस्टर करना है। एक ड्रग को जैसे 500 mg एडमिनिस्टर करना है, 650 mg एडमिनिस्टर करना है, कितने डोज एडमिनिस्टर करना है वो भी होना चाहिए मेडिकेशन चार्ट पे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
कैसे एडमिनिस्टर करना है, ओरली देना है, IM देना है, IV देना है, SC देना है, SC मतलब सबक्यूटेनियस देना है, या फिर टॉपिकल देना है। टॉपिकल मतलब कि जैसे आई ड्रॉप्स हो गए या ऑइंटमेंट हो गया, ऐसे देना है। तो किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मतलब कि कितने टाइम में एडमिनिस्टर करना है, मतलब कितने बजे एडमिनिस्टर करना है। जैसे कुछ ड्रग्स होती है जो सिर्फ बेड टाइम पर एडमिनिस्टर होती है, बेड मतलब कि सोने से पहले उनको देना होता है। तो डॉक्टर को लिखना होता है टू बी एडमिनिस्टर एट बेड टाइम या HS। बेड टाइम शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं HS। HS का मतलब होता है बेड टाइम पे देना है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी मतलब दिन में कितनी बार उसको एडमिनिस्टर करना है। कुछ ड्रग्स होती है OD मतलब वंस इन अ डे, एक ही बार उनको देना है। फिर कुछ होती है BD मतलब 2 बार दिन में, तो 2 ही बार उनको देना है। फिर TDS या TID, फिर QID मतलब 4 टाइम्स, तो कितनी बार देना है दिन में। फिर उसके बाद सिग्नेचर ज़रूरी है, फिजिशियन लिखने के बाद उसके ऊपर साइन करें कि हाँ ये उसी ने लिखी है। टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, क्या क्या टाइप्स है मेडिकेशन ऑर्डर के। स्टार्ट ऑर्डर, स्टार्ट का मतलब है फ़ौरन दे दो, इमीडिएटली, ओनली वंस, एक बार में और फ़ौरन दे दिया जाए। जैसे अगर डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं पेशेंट को चेक करने और उन्हें कुछ लगता है कि पेशेंट को ये मेडिकेशन दे देनी चाहिए। सपोज़ डॉक्टर राउंड पे आए, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने लिख दिया टू एडमिनिस्टर इंजेक्शन डिक्लोफेनाक एट स्टार्ट का मतलब जल्दी दे दो और अभी दे दो, एक ही बार दो। द स्टार्ट ऑर्डर इंडिकेट्स दैट द मेडिकेशन इज़ टू बी गिवन इमीडिएटली एंड ओनली वंस। एग्जाम्पल मॉर्फिन सल्फेट 10 मिलीग्राम IV स्टार्ट। सिंगल ऑर्डर का मतलब है वन टाइम ऑर्डर, मतलब एक ही बार देना है। जैसे कि द सिंगल ऑर्डर और वन टाइम ऑर्डर इंडिकेट्स दैट द मेडिकेशन इज़ टू बी गिवन वंस एट अ स्पेसिफाइड टाइम, मतलब कि एक ही बार देना है और इस टाइम पर देना है बस, फिर उसके बाद नहीं देना। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ मेडिकेशंस मैंने आपको बताया जो बेड टाइम के लिए होती है। इसमें लिखा है सिकोनैल 100 मिलीग्राम एट बेड टाइम, जो बेड टाइम पर ही देते हैं, एक ही बार देते हैं दिन में, और एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसके लिए कि बेड टाइम पर देनी है, उसके बाद नहीं देते, उससे पहले नहीं देते। स्टैंडिंग ऑर्डर इज़ रिटन इन एडवांस कैरीड आउट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है पहले से लिखे जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होते हैं उनमें लिखे जाते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर आगे भी आएगा डिटेल में, तो तब मैं आपको बताऊंगी। PRN का मतलब होता है व्हेन एवर नेसेसरी, जब भी ज़रूरत हो तब लेनी है। जैसे कि अगर पेशेंट को फीवर है तो फीवर के लिए हम मेडिकेशन देते हैं पैरासीटामोल, तो डॉक्टर्स लिखते हैं टैप पैरासीटामोल PRN, मतलब जब भी पेशेंट को ज़रूरत हो, जब भी फीवर हो तभी दिया जाए, दैट इज़ PRN। PRN हैज़ कम फ्रॉम अ लैटिन टर्म, PRN जो है लैटिन टर्म से आया है जिसको हम बोलते हैं प्रोरीनाटा। प्रोरीनाटा का मतलब है एज द थिंग इज़ नीडेड, जब ज़रूरत है चीज़ की। A PRN order or as needed order permits the nurse to give a medication when the client requires it. तो PRN order या as needed order हम तभी देते हैं पेशेंट को जब पेशेंट को ज़रूरत होती है उस ड्रग की। टर्मिनोलॉजीज़ एंड एब्रीविएशंस यूज इन प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ मेडिकेशन, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं और एब्रीविएशंस यूज़ होती हैं। जैसे स्टार्ट ऑर्डर, स्टार्ट का मतलब मैंने बताया तभी दे दो और एक बार देना है। रिफर्स टू एनी मेडिकेशन दैट इज़ नीडेड इमीडिएटली एंड इज़ टू बी गिवन ओनली वंस, मतलब वो तभी के तभी देना है और बस एक बार देना है, उसके बाद फिर कभी नहीं देना है। जब अगर डॉक्टर बोले बाद में तो फिर तब देना है, लेकिन स्टार्ट का मतलब है तभी के तभी दे दो। ऑफन एसोसिएटेड विद इमरजेंसी मेडिकेशंस दैट आर नीडेड फॉर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, तो ज़्यादातर स्टार्ट ऑर्डर्स जो हैं इमरजेंसी ड्रग्स के लिए होती है कि तभी दे दो, जब पेशेंट के वाइटल साइंस डाउन हो रहे हैं तो एकदम से स्टार्ट ऑर्डर्स होते हैं। स्टार्ट ऑर्डर्स में होता है कि ये वाली मेडिकेशन स्टार्ट पे दो ताकि उसके वाइटल्स जो है
सही हो पाए और पेशेंट रिवाइव हो पाए। कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टार्टिम मीनिंग इमीडिएटली। तो स्टार्ट जो है लैटिन वर्ड से आता है जिसे हम बोलते हैं स्टार्टिम। स्टार्टिम का मतलब होता है इमीडिएटली, एकदम। शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 5 minutes और लेस ऑफ रिसीविंग द रिटन ऑर्डर। और जैसे ही हमें रिटन ऑर्डर मिलता है उसके 5 मिनट के अंदर अंदर या 5 मिनट से कम में ही हमें स्टार्ट ऑर्डर्स दे देने हैं। ASAP, ASAP का मतलब है एज सुन एज पॉसिबल, नॉट एज अर्जेंट एज स्टार्ट। स्टार्ट के जितना अर्जेंट नहीं होता। स्टार्ट तो हमें 5 मिनट के अंदर अंदर ही देने हैं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल वाले ऑर्डर्स हम थोड़ी देर भी लगा सकते हैं उसमें। एज सुन एज पॉसिबल शुड बी अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट विद 30 minutes ऑफ द रिटन ऑर्डर। तो हम इसको 30 मिनट के अंदर अंदर दे सकते हैं। जो स्टार्ट ऑर्डर्स है वो 5 मिनट के अंदर अंदर देते हैं, लेकिन ASAP ऑर्डर्स जो हैं हम 30 मिनट्स के अंदर अंदर दे सकते हैं। सिंगल ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफाइड टाइम में देते हैं और एक ही दिन में एक ही बार देते हैं। जैसे कि बेड टाइम पे दिया और एक स्पेसिफिक टाइम और एक ही बार दिया। PRN ऑर्डर्स बता दिए मैंने आपको कि व्हेनेवर नेसेसरी। रूटीन ऑर्डर्स वो होते हैं जो हम रोज़ देते हैं। कुछ मेडिकेशंस जो हम रोज़ देते हैं, जैसे कि हाइपरटेंसिव के ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव। जो पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है उनको हम रोज़ हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं। तो ये रूटीन ऑर्डर है, ये पेशेंट के रूटीन में है। या फिर डायबिटीज़ के लिए हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देते हैं। तो ये हम रूटीन में देते हैं, रोज़ाना देते हैं। और इन ऑर्डर्स में स्टार्ट, ASAP, नाउ, PRN ये सब चीज़ें नहीं आती। These are usually carried out within 2 hours of the time the order is written by the physician। और 2 घंटे के अंदर अंदर जब पेशेंट का ऑर्डर लिखा जाता है तभी हम ऑर्डर दे देते हैं और रोज़ाना देते हैं ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर, अब ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? Written in advance of the situation that is to be carried out under specific circumstances. Example, set of post-operative PRN prescription that are written for patients who have undergone a specific सर्जिकल प्रोसीजर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो होते हैं जो हम पहले से लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट की सर्जरी हुई है और सर्जरी होने से पहले, पेशेंट की सर्जरी होने से पहले हम पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर लिख देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर मतलब सर्जरी के बाद के ऑर्डर्स, कि सर्जरी के बाद पेशेंट को कौन कौन सी दवाइयाँ चाहिए होगी, तो उस हिसाब से सर्जरी के बाद के ऑर्डर्स लिख दिया। जैसे कि टाइलेनॉल एलिक्सर 325 mg पर ओरल एवरी 6 hours। PRN सोर थ्रोट, और ये जो टाइलेनॉल है हम सोर थ्रोट के लिए देते हैं। और ये हमने सर्जरी के बाद लिख दिया। फॉर एग्जांपल टॉन्सिलेक्टमी हुआ, टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी के बाद लिख दिया। स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर नो लॉन्गर परमिटेड इन सम फैसिलिटीज़ बिकॉज ऑफ द लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ पुटिंग ऑल पेशेंट्स इनटू अ सिंगल ट्रीटमेंट कैटेगरी। तो कुछ जगहों पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स अभी नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि हर पेशेंट सेम नहीं होता। तो सभी पेशेंट को एक सी मेडिकेशन दी जाए ये ज़रूरी नहीं है, हमें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से मेडिकेशन देनी होती है। ये कुछ एब्रीविएशंस है। AC का मतलब होता है बिफोर मील। AM का मतलब तो आपको पता है मॉर्निंग। BID का मतलब होता है ट्वाइस पर डे। BID भी बोलते हैं इसको, BD भी बोलते हैं। BD भी लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन में और BID भी लिखा होता है। कैप का मतलब होता है कैप्सूल। GTT का मतलब होता है ड्रॉप्स। H और HR का मतलब होता है आवर्स। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। IV का मतलब होता है इंट्रावीनस। PC का मतलब होता है आफ्टर मील्स और आफ्टर ईटिंग, मतलब खाने के बाद। PO का मतलब होता है पर ओरल या फिर बाय माउथ। PM का मतलब होता है आफ्टरनून। PRN का मतलब होता है व्हेन नीडेड और व्हेन नेसेसरी। QID का मतलब होता है 4 times a day। और Q2H, Q4H, Q6H, Q8H, Q12H इसका मतलब होता है एवरी 2 hour, एवरी 4 hour, एवरी 6 hour, एवरी 8 hour और एवरी 12 hours। RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट या फिर टेक।
हमेशा प्रिस्क्रिप्शन में आप देखना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पहले लिखते हैं RX और उसके बाद नीचे मेडिकेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट या फिर टेक। स्टार्ट का मतलब होता है इमीडिएटली एट वंस। TID का मतलब होता है 3 टाइम्स ए डे, जो मेडिकेशन दिन में 3 बार दी जाती हैं। एडलिप का मतलब होता है एज डिज़ायर्ड एज डायरेक्टेड, मतलब जैसे डायरेक्ट किया गया है, जैसे पेशेंट को बताया गया है वैसे। टैब का मतलब होता है टैबलेट। ड्रग फॉर्म्स। Medications are available in variety of forms. The forms of the medication determines its routes of administration. तो ड्रग्स जो है बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि सॉलिड फॉर्म में हमारे टैबलेट्स आ गए, कैप्सूल्स आ गए। लिक्विड फॉर्म में सिरप्स आ गई, आई ड्रॉप्स आ गए। सेमी सॉलिड फॉर्म में जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया, लोशन हो गया, ये सेमी सॉलिड फॉर्म हो गया। तो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं ड्रग्स। टैबलेट क्या है? इट इज़ द पाउडर्ड मेडिकेशन कंप्रेस्ड इनटू हार्ड डिस्क और सिलेंडर। तो ये एक मेडिकेशन होती है, ये पाउडर होता है। पाउडर को हम या तो सिलिंड्रिकल शेप दे देते हैं या फिर एक हार्ड डिस्क की तरह शेप दे देते हैं, गोल शेप दे देते हैं या सिलेंडर शेप दे देते हैं। कैप्सूल क्या होते हैं? मेडिकेशन कवर्ड इन जिलेटिन शेल्स। तो जो मेडिकेशंस जिलेटिन शेल्स में होती है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल अगर आप देखें तो ऊपर का जो प्लास्टिक का या जिलेटिन शेल होता है वो मेडिकेशन नहीं होता, बल्कि जब कैप्सूल को खोलेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे पाउडर्स मिलेंगे या ग्रैन्यूल्स मिलेंगे आपको, वो एक्चुअल मेडिकेशंस होती है। जेल और जेली क्या होता है? अ क्लियर और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड दैट लिक्विफाइज व्हेन अप्लाइड टू द स्किन। तो जेल हम जैसे कि कभी पेन होता है तो मूव जेल लगाते हैं। मूव क्या है? एक जेल है। तो ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। और स्किन पे लगाने के बाद एकदम से लिक्विफाई हो जाता है, उसका पता ही नहीं चलता कि स्किन पे लगा भी था। ऑल्दो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है लेकिन स्किन पे लगाने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है। लॉजेंजेस क्या होते हैं? अ फ्लैट राउंड और ओवल प्रिपरेशंस दैट डिसॉल्व्स एंड रिलीजेस अ ड्रग विद व्हेन हेल्ड इन द माउथ। तो लॉजेंजेस जैसे ही आप मुंह में रखोगे वो पिघल जाएगा। बहुत सारे लॉजेंजेस जैसे विटामिन C टैबलेट्स होती हैं, विटामिन C लॉजेंजेस होते हैं, उसमें नहीं विटामिन C नहीं, विटामिन C तो च्यूएबल टैबलेट्स होती है। लॉजेंजेस का एग्जांपल है, अगर आपने वो खाया होगा जो हम उसमें खाते हैं जब सोर थ्रोट होता है तो विंटर्स वगैरह में, forgot the name, it is a Unani tablet, इट इज़ नॉट एलोपैथी टैबलेट, यूनानी टैबलेट होती है, उसको खाओ तो वो मुंह में ही पिघल जाती है और उससे जो है ठंडा भी लगता है अंदर, सोर थ्रोट वगैरह में देते हैं। लोशन इज़ अ ड्रग पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन फॉर टॉपिकल यूज़। तो जो लोशंस वगैरह तो आपको पता ही है, ये ड्रग पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन बना दिया जाता है इनका ड्रग पार्टिकल्स का, और ये टॉपिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑइंटमेंट क्या होते हैं? सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस कंटेनिंग अ ड्रग टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली। और लोशन और ऑइंटमेंट में क्या फ़र्क होता है? ऑइंटमेंट तो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, लेकिन लोशन में क्या है? लोशन में पार्टिकल्स होते हैं, ड्रग पार्टिकल्स होते हैं जिसका सॉल्यूशन बना दिया जाता है। फिर उसके बाद है पाउडर सिंगर और मिक्सचर ऑफ फाइनली ग्राउंड ड्रग्स। पाउडर जैसे कि एकदम पाउडर्ड ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो पाउडर्ड ड्रग्स होती हैं, ज़्यादातर आयुर्वेद में मिलती है या फिर यूनानी वगैरह में पाउडर्ड ड्रग्स मिलती है। सॉल्यूशन अ ड्रग डिज़ोल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन वो होता है जब ड्रग किसी और सब्सटेंस में डिज़ोल्व होती है। सस्पेंशन
सस्पेंशन बेसिकली ये वो वाले सिरप्स होते हैं, सॉरी सिरप्स नहीं होते, ये सस्पेंशंस वो होते हैं जब पता नहीं यहाँ पे आपने देखा हो कि नहीं देखा हो, लेकिन बच्चों के लिए जो एंटीबायोटिक्स वगैरह आती हैं वो सस्पेंशन फॉर्म में होती हैं। वो पाउडर होते हैं, एक बॉटल में पाउडर होता है और उसमें बोल दिया जाता है, मार्किंग्स होती हैं कि इसमें इतना पानी मिलाकर उसको हिलाना होता है, और हिलाने के बाद उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग नज़र आते हैं। तो वो अनडिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं, फाइनली डिवाइडेड अनडिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मीडियम। अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मीडियम शुड बी शेकन बिफोर यूज़, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। सिरप में वाटर और शुगर का सॉल्यूशन होता है। ट्रांसडर्मल पैच एक पैच होता है जो हम स्किन पे लगाते हैं, और इससे जो है पेन रिलीफ होता है। पेन रिलीफ करने के लिए स्किन के किसी भी एरिया में हम पैच लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल पैच। थैंक यू, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।